स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव। आज की क्लास है हमारी भाग 4। भाग 3 की क्लास को हमने 3 वीडियो में पढ़ लिया है। भाग 3 की क्लास में कुछ विवाद जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं हमने उसको ड्रॉप कर दिया है। ऐसा नहीं ड्रॉप कर दिया है कि नहीं पढ़ाना है। एसआई एग्जाम के पहले उसको स्पेशल मुझे पढ़ाना है क्योंकि एसआई एग्जाम में विशेष आता है, विवाद सारे आते हैं, ठीक। लेकिन अभी ड्रॉप कर दिया है। वो बहुत लेंथी वीडियो हो रहा था। एक स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का वीडियो में बना दूंगा बाद में। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, 5 तक कलेक्ट करके एक साथ एक वीडियो 1.5 घंटे का आपको दे दूंगा, ठीक। आज का मेरा टॉपिक है और सारे बच्चों को एक पॉपुलर सा क्वेश्चन है कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया। इस क्वेश्चन से तो मैं कहता हूं सारे के सारे बच्चों की मुलाकात हुई होगी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कहां से लिए गए, पता ही होगा, आयरलैंड से। तो आज का टॉपिक यही है और आपको बता दूं ये इतना महत्वपूर्ण भाग है, इतना महत्वपूर्ण है कि आप कोई लगभग एग्जाम दे जाओ, यूपी SSC, यूपी PCS या SSC का, अक्सर जो आर्टिकल पूछता है अनुच्छेद डायरेक्ट वो भाग 4 से पूछ लेता है। तो आइए हम इस भाग को देखते हैं, इसके सारे पहलू, सारे आर्टिकल, और आर्टिकल के अलावा हम आपको सिर्फ आर्टिकल पढ़ाने नहीं आएगा, हम लिख के प्रेजेंट करके आगे बढ़ जाए, हर एक पॉइंट पे हम चर्चा करेंगे, ठीक। तो हमारा विषय क्या है? हमारा विषय है भाग 4, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम बार बार कहते हैं क्या? DPSP। क्या कहते हैं बार बार हम? DPSP। DPSP पे अनुच्छेद कहां से कहां तक है? DPSP में अनुच्छेद है 35 से लेकर, अनुच्छेद 35 से लेकर कहां तक? 51 तक। 35 से लेकर 51 तक। तीनों का क्लियर कर लो, 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 35 से 51, 4 भाग क्लियर। कहां की प्रेरणा से हमने इसको लिया? प्रेरणा कहां से मिली? तो हम लिखेंगे आयरलैंड के संविधान से। कहां के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा मिली। डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? तो डीपीएसपी का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। डीपीएसपी का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, ठीक। अब यहाँ पे पॉइंट देखिए, आपके पास होगा, ठीक, ये संविधान सभा के सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा का सलाहकार कौन था? BN राव थे। इन्होंने सलाह दिया, संविधान सभा के सलाहकार BN राव ने सलाह दिया कि अधिकारों को 2 भागों में बांटना चाहिए। मूल अधिकारों को, या जो अधिकार है हमारे, उनको 2 वर्गों में बांटना चाहिए। तो BN राव की सलाह थी कि अधिकारों को 2 वर्गों में बांटा जाना चाहिए, बांटा जाना चाहिए। किसको? अधिकारों को। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में, पहला और दूसरा। पहला अधिकार वह जो न्यायालय में प्रवर्तनीय हो। पहला अधिकार वह जो न्यायालय में परिवर्तनीय हो, और दूसरा अधिकार वो जो न्यायालय में अपरिवर्तनीय हो। तो पहला अधिकार वह अधिकार जो न्यायालय में परिवर्तनीय हो। कौन से अधिकार? वे अधिकार जो न्यायालय में क्या हो? परिवर्तनीय हो। दूसरा, वे अधिकार
वे अधिकार जो न्यायालय में अपरिवर्तनीय हों। एक, वे अधिकार जो न्यायालय में परिवर्तनीय हो। दूसरे, वे अधिकार जो न्यायालय में परिवर्तनीय ना हो। दो अधिकार आपके पास हो गए। इस वाले अधिकार को एक भाग बनाया गया और इस वाले अधिकार के लिए दूसरा भाग बनाया गया। इस अधिकार के लिए हमारे पास आया भाग 3, जो न्यायालय में परिवर्तनीय हो, जिसके लिए हम न्यायालय जा सकते हैं, जिसके उल्लंघन पे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये किसका हक है? ये जनता का हक है, ये आम आदमी का हक है। लेकिन ये पावर किसको दी गई? राज्य को। और ये कहां पे रखा गया? भाग 4 में, जिसके खिलाफ हम न्यायालय नहीं जा सकते। इस भाग 4 के किसी टॉपिक के खिलाफ हम न्यायालय नहीं जा सकते। तो पहला भाग 3 परिवर्तनीय अधिकार, दूसरा भाग 4 अपरिवर्तनीय अधिकार। इसको लेके न्यायालय में हम जा सकते हैं और भाग 4 को लेके न्यायालय में हम नहीं जा सकते हैं। ठीक, तो संविधान मूल अधिकार जनता का हो गया, भाग 4 राज्य का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया? राज्य के अधिकार एवं राज्य के कर्तव्य। क्या हो गया? राज्य के अधिकार एवं राज्य के कर्तव्य हो गए। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं अपने अनुच्छेद। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? इसमें अनुच्छेदों की संख्या है 35 से लेकर 51। कितने अनुच्छेद हैं? 35 से लेकर 51। ठीक, इसको हम 2 पार्ट में देखेंगे, छोटे टुकड़ों में। चलिए, पहला अनुच्छेद है मेरा अनुच्छेद 36। पहला अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 36। अब जब भी अनुच्छेद 36 को खोलेंगे तो लिखा होगा नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। डीपी एसपी के संदर्भ में, डीपी एसपी के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य की परिभाषा। ठीक, कौन सी परिभाषा? जैसी परिभाषा तुम राज्य की मौलिक अधिकार में देखे हो, सबसे पहला शब्द क्या आया है? राज्य की परिभाषा। उसी प्रकार कौन सी परिभाषा? डीपीएसपी के संदर्भ में राज्य की परिभाषा, जो कि मूल अधिकारों के संदर्भ में हो। ठीक, आर्टिकल 36। दूसरी आर्टिकल 37। अनुच्छेद 37, राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश में शासन के में मूलभूत है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश में देश में शासन में मूलभूत है। शासन में मूलभूत है। आर्टिकल 37 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है। इसका अगर डायरेक्ट मैं आपसे कहूं तो कोई मतलब समझ में नहीं आता, अगर बेसिक भाषा में बात ना की जाए तो। ये आर्टिकल क्या कहता है? अगर अब मैं आपसे कहूं कि अगर राज्य कोई भी कानून बनाता है,
कोई भी ये तो राज्य की बात कर रहा है। कोई भी राज्य कोई भी विधि बनाता है, कोई भी विधि बनाता है तो इन तत्वों को लागू करना। राज्य कोई भी विधि बनाता है तो इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 36 परिभाषा आर्टिकल 37 कहता है कि जो डीपीएसपी में तत्व दिए गए हैं, अगर राज्य उनको लागू कोई भी कानून बनाता है तो सबसे पहले डीपीएसपी में दिए गए तत्वों को लागू कर लेगा, उसी हिसाब से कानून बनाया जाएगा। ठीक, तो ये हमारी हो गई आर्टिकल 37। अगली आर्टिकल है हमारी आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? राज्य में लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। क्या पॉइंट है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक, ताकि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय हो सके, ताकि सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय हो सके, ताकि सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय हो सके। पॉइंट क्लियर? अब आर्टिकल 38 को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2। ये जो मैटर हम लोगों ने लिखा है, ये इसको हम करते हैं 38 के 1 में। किसमें करते हैं? 38 के 1 में। और नीचे आएगा आर्टिकल 38 2। क्या आएगा? आर्टिकल 38 2। तो आर्टिकल 38 के 1 में राज्य सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय की व्यवस्था को बनाएगा और ऐसी व्यवस्था करेगा। पॉइंट क्लियर? अब 38 के 2 में कहता है कि राज्य का कर्तव्य है कि आय, प्रतिष्ठा, अवसर की असमानताओं को समाप्त करे। ये कर्तव्य की बात कर रहा है, ठीक। ये आर्टिकल 38(1), ये 38(2), ये संविधान में पहले नहीं था तो जोड़ा गया होगा, और जोड़ा गया होगा तो कोई संशोधन हुआ होगा। तो यहाँ पे एक संशोधन हुआ है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। तो एक लाइन तुम लिखोगे कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में कौन सी आर्टिकल जोड़ी गई? 38 की 2 जोड़ी गई। 38 के 2 में कहता क्या है? 38 के 2 में कहता है कि आय, प्रतिष्ठा एवं अवसर की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना, ठीक। तो पहला इसमें पॉइंट क्या लिखना है? आय,
प्रतिष्ठा एवं अवसर की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करना। इसका पॉइंट क्या है कि आय, प्रतिष्ठा एवं अवसर की असमानताओं को समाप्त करना। ठीक, ये हो गया 38 का 1 और ये हो गया हमारा 38 का 2। अगला आर्टिकल 39। आर्टिकल 39, आइए देखते हैं अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39 क्या कहता है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। राज्य द्वारा अनुसरणीय तत्व। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ तत्व, ठीक, राज्य के द्वारा। किस संबंध में राज्य द्वारा अनुसरणीय तत्व? एक आर्टिकल सीधी सी है, बात को प्रैक्टिकली समझो। 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय तत्व। अगर हम पूछें किस संबंध में अनुसरणीय तत्व, किस विषय पे आप बात करेंगे, तो इसका संबंध क्या है? किस संबंध में? तो हम लिखेंगे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय के संदर्भ में। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ तत्व किसके संदर्भ में? सामाजिक आर्थिक न्याय की प्रक्रिया के संबंध में। कितने तत्व हैं? 1 2 3 4 5, आइए देख लेते हैं। ठीक, तो जो पहला पॉइंट है इसमें, पहला तत्व है वो कहता है कि पुरुषों व स्त्रियों को आजीविका का पर्याप्त साधनों का अधिकार। पुरुषों एवं स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधनों पर समान अधिकार। पुरुषों एवं स्त्रियों को आजीविका के पर्याप्त साधनों पर समान अधिकार। ठीक, पहला पॉइंट था किसका? 39 का। दूसरा पॉइंट, पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुषों एवं स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। तीसरा पॉइंट है समाज के भौतिक संसाधनों पर उचित स्वामित्व। समाज के भौतिक संसाधनों पर उचित स्वामित्व। ठीक,
चलो कितने पॉइंट हो गए? 3। पुरुषों एवं स्त्रियों की आजीविका को पर्याप्त के लिए पर्याप्त साधनों का होना, समान वेतन, पुरुष एवं स्त्री के एक कार्य के लिए एक समान वेतन, और तीसरा पॉइंट हो गया भौतिक संसाधनों पे ठीक समाज में उचित स्वामित्व। 39 के पॉइंट थे। क्या है? राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ तत्व। 3 पॉइंट। एक पॉइंट है बालकों के स्वास्थ्य के विकास का अवसर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बनता है, लेकिन आप लिख लीजिए। ठीक, बालकों के स्वास्थ्य विकास का अवसर। बालकों के स्वास्थ्य विकास का अवसर, ये आपका क्या हो गया? आर्टिकल 39। लेकिन आर्टिकल 39 में एक आर्टिकल जोड़ी गई 39 का। कौन सी आर्टिकल जोड़ी गई? 39 का। आर्टिकल 39 का ये ऐड की गई। ये अनुच्छेद आर्टिकल 39 का पहले नहीं थी, तो ऐड कब की गई? इसे ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। 1976 के पहले ये अधिनियम आर्टिकल 39 का भारतीय संविधान में नहीं था, लेकिन क्या किया गया? इसको जोड़ दिया गया। इसका विषय क्या है? समान अवसर के आधार पर न्याय देना। किसके आधार पर? समान अवसर के आधार पर न्याय देना। इसका विषय है समान अवसर के आधार पर न्याय देना। समान अवसर के आधार पर न्याय देना। लेकिन इसमें पॉइंट और है, जैसे 39 का विषय समान न्याय, समान सबके लिए एक बराबर न्याय। समान न्याय के साथ एक न्याय और है, निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता ये क्या है? कि किसी भी गरीब को कानूनी सलाह लेने के लिए पैसे खर्च करने की या पैसे की दिक्कत ना हो, तो 39 का जोड़ा गया। पहली बात तो समान न्याय, दूसरा कहा गया निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना राज्य का कर्तव्य होगा। कई बार आप एक केस देखते होंगे कि इस कोई मुजरिम, बहुत जैसे कुछ गंदे कृत्यों वाले मुजरिम जब आते हैं दीवानियों में, न्यायालयों में, तो वहां पे एक आवाज उठती है कि इसके मुकदमे को कोई नहीं लड़ेगा। एक वकीलों में गुट होता है कि भैया इनके पक्ष से कोई लड़ने नहीं जाएगा। लेकिन अब ये व्यवस्था बनाई है, कोई नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा? गवर्नमेंट के वकील होते हैं, उनकी तरफ से उनको खड़ा किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अधिकार है। क्या अधिकार है? निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना। निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना किसमें दिया गया है? आर्टिकल 39 का में। पॉइंट के लिए अगला आर्टिकल है हमारा 39 खा। 39 खा। 39 खा। 39 खा कहता है कि राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो। राज्य देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व और नियंत्रण की, देश के भौतिक साधनों के स्वामित्व एवं नियंत्रण की ऐसी व्यवस्था करेगा
कि अधिक से अधिक क्या हो, सार्वजनिक हित हो सके। पॉइंट लिखेंगे, राज्य देश के भौतिक साधनों के नियंत्रण एवं स्वामित्व की ऐसी व्यवस्था करेगा कि जिससे अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो। ठीक, राज्य देश के भौतिक साधनों के नियंत्रण एवं स्वामित्व की ऐसी व्यवस्था करेगा कि अधिक से अधिक क्या हो, बहुत सार्वजनिक हित हो। अगला आर्टिकल आपको मैक्सिमम किताबों में नहीं मिलेंगे। ठीक, बहुत ढूंढने के लिए परेशान मत होना, मैक्सिमम बुकों में नहीं है। 39 का दिया गया, उसके बाद कोई पार्ट नहीं दिया गया मैक्सिमम किताबों में। ठीक, अब 39 का कौन सा लिखा आपने, इसके पहले आपने लिखा 39 खा, अब आप लिखिए 39 गा। आर्टिकल 39 गा, 39 गा। ठीक, क्या कहता है आर्टिकल 39 गा, राज्य इस बात का ध्यान रखेगा। 39 गा क्या कहता है कि राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि संपत्ति और उत्पादन के साधन, जो राज्य या देश की संपत्ति है और उत्पादन के साधन का इस प्रकार केंद्रीकरण ना हो कि सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचे। समझ में आई बात? राज्य इस बात का ध्यान रखेगा, तब लिखते रहो समझते रहो, राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि संपत्ति एवं उत्पादन के साधनों का इस प्रकार केंद्रीकरण न हो, इस प्रकार ना हो कि सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचे। सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचे। पॉइंट क्लियर हुआ कि राज्य को एक सलाह दी गई है कि आज तुम कोई भी काम करो उत्पादन और संपत्ति संबंधित इतना केंद्रीकरण मत कर दो कि नुकसान पहुंचने लगे। बेसिक सी बात समझाई गई है। अगला है 39 घा। अगली आर्टिकल कौन सी है? 39 घा। अनुच्छेद 39 घा। ठीक, 39 घा क्या कहता है? पुरुष और स्त्रियों के लिए, जो वहां पे बाद में विषय दिया गया, सब बाद में आर्टिकल को ऐड कर दिया गया। जो वहां पे अनुसारित कुछ बिंदु थे उन्हीं को आर्टिकल बद्ध किया गया। क्या कहा गया कि पुरुष और स्त्रियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। पुरुष एवं
स्त्रियों के लिए समान कार्य का समान वेतन। पुरुष एवं स्त्रियों के लिए समान कार्य का समान वेतन का अधिकार। ठीक, ये क्या हो गया? आर्टिकल 39 घ। ये क्वेश्चन कई बार रहा है, समान कार्य के समान वेतन का अधिकार। अगर इसके मुकदमे सबसे ज्यादा चलते हैं स्कूल में, कौन से? डिग्री कॉलेजों और इंटर कॉलेजों में। कुछ मास्टर प्राइवेट वही पढ़ाते हैं, वो 5500, 1200, 1500 लेक्चर ले रहे हैं, और वही क्लास वही बच्चों को जो सरकारी मास्टर पढ़ाते हैं उनको 1,20,000 वेतन मिल रहा है। बात को समझे? तो यही क्या? समान कार्य का समान वेतन। इसी पे बहुत मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों के द्वारा। ठीक, अब अगला आर्टिकल हमारा क्या है? 39 का चा। आर्टिकल 39 चा। इतने आर्टिकल आपने एक साथ मैक्सिमम किताबों में अपडेट में पढ़े भी नहीं होंगे। अनुच्छेद 39 चा। आर्टिकल 39 चा क्या कहता है? बच्चों को और किशोरों को, बच्चों एवं किशोरों, बच्चों एवं किशोरों को गरिमामयी स्वच्छ वातावरण और उनके शोषण की रक्षा, उनका शोषण ना किया जा सके, और इनको जो है स्वतंत्र गरिमामयी वातावरण उपलब्ध कराना राज्य का और एक कर्तव्य है कि बच्चों की वातावरण, स्वतंत्र वातावरण, शोषण के विरुद्ध वातावरण उपलब्ध कराए। ठीक, अब 39 आर्टिकल हमारी क्या हो गई? समाप्त हो गई। आर्टिकल 39 फाइनली हमारी क्या हो गई? समाप्त हो गई। अब यहां पे आप एक नोट लिख लीजिए। नोट लिखिए, आर्टिकल 38 एवं आर्टिकल 39 में न्याय का सिद्धांत निहित है। नोट, अनुच्छेद 38 एवं 39 में समान वितरण न्याय का सिद्धांत निहित है। ठीक, ये हो गई हमारी आर्टिकल 39 38 समाप्त। अगला अनुच्छेद है 40, सभी एग्जाम का पॉपुलर अनुच्छेद, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला अनुच्छेद। कौन सा? अनुच्छेद 40। विषय ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 40। विषय क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 का विषय क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक, अगली आर्टिकल है आर्टिकल 41। अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 का विषय क्या है? कुछ विशेष दशाओं में, कुछ विशेष दशाओं में बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता, जहां पे आदमी काम करने की दशा में ना हो, जो काम करने की दशा पे ना हो, काम और लोक सहायता पाने का अधिकार। क्या कहता है? कुछ दशाओं में कुछ
दशाओं में, ठीक, विशेषता, कुछ दशाओं में विशेषता क्या क्या? बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी। बुढ़ापे, बेरोजगारी, बीमारी, अशक्तता, जहां पे आप शक्तिहीन हो, की दशा में, की दशा में, की दशा में शिक्षा, की दशा में शिक्षा व लोक सहायता, लोक सहायता पाने का अधिकार। लोक सहायता पाने का अधिकार, आर्टिकल 41, ठीक, कंप्लीट हो गया। इन दशाओं में शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक। अगली आर्टिकल है हमारी आर्टिकल 42, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत और मनोवंचित दशाएं। काम की न्याय संगत और मनोवंचित दशाएं। काम की न्याय संगत व मनोचित दशाएं। इसका क्या मतलब हुआ? ठीक, आप लेबर ले आओ 400 पे, खटा के मार डालो, ठीक। एक न्याय संगत दशा ना, ले आओगे, चाय पानी दोगे दोपहर में, एक 8 घंटे मजदूरी का रूल होगा कि एक टाइम काम करेगा, आराम करेगा, फिर जाएगा। तो कह रहा है काम जो करेगा उसकी न्याय संगत दशा होगी। कोई नौकरी करता 24 घंटे नौकरी थोड़ी ना करेगा राज्य की, उसकी एक न्याय संगत क्या होगी और मानवीय दशा होगी। तो न्याय संगत एवं मानवोचित या मानवीय दशाएं कौन कह रहा है? आर्टिकल 42 कह रहा है। जो काम किया जाए उसकी मानवीय दशाएं होंगी। इसमें एक लाइन और ऐड की जाती है, एक लाइन, प्रसूति सहायता का उपबंध करना। प्रसूति सहायता का उपबंध। प्रसूति सहायता का उपबंध, आर्टिकल 42, काम के न्याय संगत एवं मनोचित दशाएं एवं प्रसूति सहायता का उपबंध। अगली आर्टिकल हमारी है आर्टिकल 43, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास। कर्मचारियों के लिए या कर्मकारों का निर्वाह मजदूरी, कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास। कर्मकारों का निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योगों का विकास। ठीक, कहां तक आर्टिकल आज हम लोगों ने पढ़ा? आर्टिकल 43 तक। कहां तक पढ़ा? आर्टिकल 43 तक पढ़ा। 43 में एक पॉइंट जोड़ा जाएगा आर्टिकल 43 का, जिसे ऐड किया जाएगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा।
क्या ऐड किया जाएगा 43 में? का और खा, जिसकी चर्चा यहीं से हम अगले वीडियो में करेंगे। एक ठीक है, 7 वीडियो आपको 2 पार्ट में भाग 4 मिल जाएगा और सभी इसके लगभग इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी। तो धन्यवाद। आज की क्लास आपको पसंद आया करे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।